हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसमें आए थे हम कंसेप्ट पे, तो जो कि है हमारा नंबर 8। तो चलिए उसी के साथ करते हैं स्टार्ट। मैचिंग कंसेप्ट हमारा क्या है, तो जैसा कि हमने एक्यूरल वाले में पढ़ा था, एक्यूरल कंसेप्ट में उसमें हमने पढ़ा था ना कि मैचिंग के जैसा है बिल्कुल। तो अब देखेंगे कि कैसे है वो। ठीक है, तो एक्यूरल में एक बार इसे रिमाइंड कर लें कि क्या था। एक्यूरल में था हमारा कि जो रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज इनकम्स, और जो एक्सपेंसेस हैं, उन दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होगा। रेवेन्यूज चाहे हमको एक्चुअल में रिसीव हुए नहीं हुए वो भी रिकॉर्ड होंगे, एक्चुअल में कैश में रिसीव हुए नहीं हुए वो रिकॉर्ड होगा, और जो एक्सपेंसेस हैं हमने एक्चुअल में कैश में पे करे हैं या नहीं करे वो भी वहां पर रिकॉर्ड होगा। दोनों का इक्वल ट्रीटमेंट होगा, और ये कैश से ज्यादा हमको अच्छा जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर सही नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तो ये था एक्यूरल वाला। तो मैचिंग में क्या रहेगा, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट के सही डिटर्मिनेशन के लिए। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस से, यानी कि डेली जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उन्हीं से हमारा जो ट्रेडिंग एंड P&L बनता है ना। तो नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए डेली बिजनेस ऑपरेशन का सारी की सारी कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू। यानी कि सारी की सारी कॉस्ट जो भी हमको रेवेन्यू जनरेट करने में आई हैं वो सारी की सारी भी जो है वहां पर इक्वली रिकॉर्ड करी जाएंगी। अकॉर्डिंगली फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू, farm revenue should be recognized and then cost incurred for generating that revenue should be recognized। सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट को और रिवेन्यू के साथ मैच करने के लिए कॉस्ट जितनी हमको पे करना पड़ा रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को क्रिएट करने के लिए, इनकम को क्रिएट करने के लिए, तो इन दोनों को मैच करने के लिए जो फर्म है सबसे पहले रेवेन्यू देखेगी कितने हैं, जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है रेवेन्यू पे वो देखेगी कितने हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर क्या करी जाती हैं, मैच करी जाती हैं ताकि सही नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो सके। कॉस्ट यानी कि अगर हम रेवेन्यू लिख रहे हैं ना तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होगी वो भी हमको जो है अकाउंट्स में एंटर करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम रेवेन्यू लिख रहे हैं कॉस्ट छोड़ रहे हैं कि कोई बात नहीं ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं होगा। कि जो कॉस्ट हमको रेवेन्यू पे करनी पड़ी है ना रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो इक्वली ट्रीट होगी, मीन्स दोनों इक्वली ट्रीट होंगे। कॉस्ट अगर हमने कुछ बियर करी है तो वो भी रिकॉर्ड होगी हमारे डेबिट साइड में, रेवेन्यू हमारा क्रेडिट साइड में होता है। ठीक है, तो दोनों को ही रिकॉर्ड करना है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कंसीडर करने पड़ते हैं हमको कॉस्ट को मैच करते टाइम रेवेन्यू के साथ। इसमें है कि हमारा क्या चीज को हमको कैसे ट्रीट करना है ना। तो जब एक आइटम है रेवेन्यू की वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर इंक्लूड है, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट वेदर पेड और नॉट विच बी शोन एज एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ये कहना चाहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंटर है, उसके ऊपर हमने कोई कॉस्ट बियर करी थी, चाहे वो हमने पे करी है चाहे नहीं करी, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखा ही जाना चाहिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं थो नॉट पेड इन कैश आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कुछ पे करे हमने उसके अंदर ऐड करते हैं ना हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हालांकि आउटस्टैंडिंग क्यों है वो, क्योंकि ड्यू डेट जा चुकी है, हमने अभी तक पे नहीं करे, लेकिन फिर भी हम शो कर रहे हैं हमने कैश में पे करे या हमने कैश में पे करे ही नहीं वो एक्चुअल में। तो लेकिन वो फिर भी हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, यानी कि ट्रीट करना है हमको। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है उसके अंदर ये हमारा एंटर होगा। और क्या है, व्हेन सम एक्सपेंस से इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो द पार्ट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर। तो इसके अंदर ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है इस ईयर के लिए तो वो इस ईयर में ट्रीट होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए पे करा है तो वो नेक्स्ट ईयर में ही ट्रीट होगा, इस साल में नहीं करेंगे हम। ठीक है जी, दिस मीन्स दैट द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट विच बेनिफिट विल बी derived और रेवेन्यू विल बी अर्न इन फ्यूचर वो बैलेंस शीट में शो कर दिया जाएगा। यानी कि वो प्रीपेड है, एक तरीके से हम उसको अपनी एसेट मान लेते हैं। ठीक है, एंड द रेस्ट जो है एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर में जो है वो डाल दिया, करंट का करंट में आएगा, नेक्स्ट ईयर का जो है वो नेक्स्ट ईयर में ही जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए हो पे कर रहे हैं हम वो हमारा होता है प्रीपेड, इसी वजह से वो एसेट साइड में जाता है, उसको एसेट मान लिया जाता है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट ऑफ द गुड्स
रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो गुड्स हमारी अनसोल्ड रह जाती है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट मस्ट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, यानी कि जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचता है आखिरी में, तो वो नेक्स्ट ईयर में क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है, और उसके साथ साथ जो एक्सपेंसेस हैं वो भी वहां पर क्या होंगे, रिटन डाउन होंगे। एज दिस गुड्स विल सोल्ड ओनली ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड, क्योंकि ये गुड नेक्स्ट पीरियड में सोल्ड होनी है, और नेक्स्ट पीरियड में जो एक्सपेंसेस उस पे आएंगे वो भी कंसिडर होंगे। ऐसा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर में हमको एज ओपनिंग स्टॉक लेके आना पड़ता है। उसके बाद सिमिलरली इनकम रिसीवेबल मस्ट बी एडेड इन रिवेन्यू, इनकम जो रिसीव होती है एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो डिडक्ट करी जाती है रिवेन्यूज में से, क्योंकि इनकम रिसीव्ड पूरी लिखी हुई है, और बाद में हमको बताया एडजस्टमेंट में कि कुछ इनकम जो है वो हमारी एडवांस में है, तो उसको क्या करते हैं हम डिडक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारी हमको पहले ही मिल चुकी है, वो हम लाइबिलिटी में ट्रीट करते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ना, लाइबिलिटी, क्योंकि जब तक उसकी डेट नहीं आ जाती उसकी एक्चुअल पेमेंट की हमारे पास, एक्चुअल इनकम रिसीव की जब तक डेट नहीं आ जाती तब तक उसको हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है मैचिंग कंसेप्ट के अंदर। ये सारी चीजें एक्चुअल में ऐसा होता, ऐसा फॉलो भी करा जाता है ये सारी चीजें। तो ये कंसेप्ट, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे फॉलो भी करे जा रहे हैं। एक्चुअल में इन कंसेप्ट्स के बिना हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो मैचिंग कंसेप्ट में बेसिकली यही था कि अगर कोई रिवेन्यू जनरेट हो रहा है तो उसके साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी ट्रीट होगी ही होगी। उसके बाद डल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमारा आता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करी जाती है जिसका कोई डल एस्पेक्ट होता है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। जैसे कि हमने 12th में पढ़ा था शायद, डबल एंट्री सिस्टम जो था उसके अंदर क्या था कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी ऑलवेज। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ये नहीं है कि ऐसे डेबिट क्रेडिट हो जाता है, उसके लिए भी कुछ फर्दर रूल्स होते हैं, रियल अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, एक डेबिट होता है और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जो सिस्टम है ये इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का वो क्या कहलाता है, डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, जो दो साइड है हमेशा बैलेंस शीट की वो इक्वल आती हैं इसी कंसेप्ट की वजह से। क्योंकि सबसे पहले हम जर्नल में एंटर करते हैं, जर्नल के बाद क्या करते हैं हम उनको लेजर में पोस्टिंग करते हैं, है ना। लेजर में पोस्टिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, उनकी जो बैलेंसेस हैं उनका क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और उसी वजह से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस भी दोनों साइड भी इक्वल आती हैं, क्योंकि जो एक तो डेबिट हुई है एक क्रेडिट हुई है, दो जो अकाउंट्स है वो अफेक्ट हुए हैं, इसी वजह से ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है और इसी वजह से बैलेंस शीट की दोनों साइड भी इक्वल आती हैं। तो ये सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। और एक हमारी इक्वेशन भी है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, जो कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि दोनों साइड इक्वल है। कहने का मतलब है कैपिटल भी वही हमारा लायबिलिटी में ही आता है। तो हमारा डल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।